तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज हम लोग रीतिकाल के कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल मुख्यतः एक ऐसा युग है जहां पर कला अपनी पराकाष्ठा को चूमती है, लेकिन राष्ट्रीयता नहीं है, समाज नहीं है, लोक नहीं है। कवि राज दरबारों से कविताएं लिखते हैं और राज दरबार के कवि महज राजा के आश्रयदाता हैं और राजा की दी हुई धनराशि पर अपना जीवन यापन करते हैं। कई बार उनका मत राजा से नहीं मिलता है तो राजा उनको या तो देश निकाला दे देता है या वो किसी और राजा के दरबार में चले जाते हैं। रीतिकाल के ज्यादातर कवि अपनी रचनाओं में कृष्ण भक्ति काव्य और ब्रजभाषा का उपयोग करते हैं, परंतु कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जो राजा या उनके पुत्र या उनकी गणिका या उनकी रानियों को शिक्षा देने के लिए कवियों के द्वारा लिखी गई। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं एक बार लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आ जाएं। तो जो साथी आ चुके हैं सबका स्वागत है। एक बार फटाफट आप लोग बता दीजिए कि आवाज मिल रही है, वीडियो चल रहा है, फटाफट। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छा प्रश्न है। देखिए पहला सवाल क्या कहता है कि बिहारी का जन्म कहां हुआ। देखिए बिहारी का जन्म कहां हुआ ये हमें जानना काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न बेहद आसान है, लेकिन अब इसकी तकनीक भी हमें जानना है कि ऐसा प्रश्न पूछा क्यों जा रहा है। जब भी आसान प्रश्न पूछा जाए आप तुरंत यह समझिए कि हमसे यह सवाल गलत करवाने के लिए पूछा जा रहा है। चलिए बिहारी के विषय में देखते हैं। यानी 1660 में इनका जन्म होता है। ठीक है, कहां जन्म होता है इनका? तो जन्म इनका होता है ग्वालियर। ग्वालियर कहां है? तो ग्वालियर है आपका मध्य प्रदेश में। अब जब ये 8 वर्ष के थे तो इनके पिता थे केशव राय। केशव राय इनको ओरछा लेकर चले जाते हैं। तो जन्म कहां हुआ? ग्वालियर में। और इनके 8 वर्ष के होते ही इनके पिताजी इनको कहां लेके चले जाते हैं? ओरछा लेके चले जाते हैं। और इनका जो बचपन है वो बुंदेलखंड में बीतता है। कहां बीतता है? बुंदेलखंड में बीतता है। और इनके जो गुरु थे नरहर दास थे। फिर जब इनके ससुराल की बात आती है तो ससुराल इनका कहां था? मथुरा में था। फिर ये अपनी युवावस्था में ससुराल चले जाते हैं। तो ये पूरी इनकी व्यवस्था थी। ठीक है, अब इनके जन्म को लेकर भी अलग अलग तरह का समय निर्धारण मिलता है। एकदम सही बात है। इनके जन्म के विषय में जन्म इनका 1559 ग्वालियर में होता है। ठीक है, 1559 ग्वालियर में, जो कि सर्वमान्य है। और मृत्यु 1600 कहीं कहीं 60 और कहीं कहीं 63 मिलती है। और यह कहां हुआ? मृत्यु इनकी वृंदावन में होती। ठीक है, तो यह इनका जन्म और मृत्यु का स्थान है। इनके जन्म के विषय में एक दोहा प्रचलित है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल और तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। ये इनके विषय में एक बात मिलती है।
ठीक है। बिहारी जो हैं, इनको हम रीति सिद्ध कविता के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत हम इनको रखते हैं। लेकिन इनके ऊपर कई तरह का अलग अलग वर्णन मिलता है। यानी कुछ लोग इन्हें रीति सिद्ध में रखते हैं, तो कुछ लोग इन्हें क्लासिकल कवि के रूप में भी रखते हैं। ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं, वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध हैं। ये बात हमें अच्छे से समझनी होगी। तो रीति सिद्ध कवि हैं ये। बच्चन सिंह इन्हें क्लासिकल कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल कवि कहते हैं, या अभिजात्य कवि भी कहते हैं। ये किसे कहा गया? यह बिहारी को कहा गया। ठीक है। अच्छा, कुछ उल्टा हो गया क्या? तो चलिए, बिहारी को हम रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत रखते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वह रीति सिद्ध कवियों में बिहारी लाल को रखते थे। यहां भी उल्टा हो गया, आज बड़ी गलती हो रही भाई। हाँ, क्षमा करिएगा। 1595 से 1663 ईस्वी तक इनका समय होता है। तो रीति सिद्ध कवि डॉक्टर नगेंद्र इनको मानते हैं। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र जो है इनको रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत रखते हैं। और इसके उलट जो हमने आपको बताया कि जो विश्वनाथ जी हैं, जो नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं, विश्वनाथ मिश्र के अनुसार रीति सिद्ध कवि हैं। तो ये दोनों में अंतर रहता है। ठीक है। तो चलिए, सब लोग आ गए हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिएगा। जन्म इनका 1595 ईस्वी में होता है और मृत्यु इनकी 1663 ईस्वी में होती है। और ग्वालियर में जन्म लिए, 8 वर्ष बाद ओरछा पहुंचे। ओरछा से इनका बचपन जो है वो बुंदेलखंड में बीतता है, और इनकी मृत्यु मथुरा में होती है। और अंतिम दिनों में ये अपने ससुराल में रहते हैं, क्योंकि इनकी ससुराल जो है वो मथुरा में थी। चलिए अगला सवाल। बिहारी की वाग विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? यानी बिहारी लाल पर यह कृति किसने लिखी है? बिहारी की वाग विभूति। देखिए, बिहारी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। बिहारी के विषय में जो रचनाएं हैं वो आप तैयार करके रखिएगा, क्योंकि बिहारी पर कई लोगों ने रचनाएं भी लिखी हैं। जैसे एक रचना आपको मिलेगी, कविवर बिहारी। कविवर बिहारी। अब यहां कविवर बिहारी किसकी रचना है? तो यह रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। किसकी रचना है? रत्नाकर की रचना। एक समय रीतिकाल में था जहां पर यह बात चल रही थी कि कौन ऐसे कवि हैं जो बड़े हैं रीतिकाल में। यानी उस वर्ग के कवियों में देव बड़े हैं या फिर बिहारी बड़े हैं। तो देखते हैं, देव और बिहारी, बिहारी और देव। देव और बिहारी, बिहारी और देव। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। जहां पर देव से शुरुआत हो रही है, वहां जो नाम होगा वह भी देव का होगा। यानी देव से इसका नाम शुरू होता है। तो आप अगर देखें तो कृष्ण भगवान कौन है? देव है, यानी कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी। और जहां पर बिहारी से शुरू नाम होता है वहां लाला होंगे। ठीक है, कौन होंगे? तो लाला भगवानी दीन। तो देव बड़े की बिहारी, इसको लेकर
रीतिकाल में बड़ी बहस छड़ी थी आलोचनात्मक रूप। यहां देव और बिहारी, जहां पर देव पहले रहेंगे वहां कृष्ण रहेंगे, और जहां बिहारी पहले रहेंगे वहां पर लाला पहले रहेंगे। इस तरह से इनको हमें याद रखना है। एक कृति इनकी केवल बिहारी के नाम से आती है, बिहारी के नाम से आती है, और यह किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। यानी इस कृति का ही नाम क्या है? बिहारी नाम है। इसी तरह की कृति और है बिहारी की वाग विभूति, और यह भी किसकी कृति है? तो साथियों यह भी कृति है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। यहां कंफ्यूजन इस बात का है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होंगे या विश्वनाथ त्रिपाठी होंगे। मिश्र और त्रिपाठी में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कैसे होंगे? याद रखिएगा कि यहां बिहारी की वाग विभूति है, वाग विभूति है। तो ध्यान रखिएगा कि जो शब्द है वाग और विभूति, यह दो शब्दों के मिश्रण से बना हुआ है। कितने शब्दों के मिश्रण से बना हुआ है? वाग और विभूति। ठीक है, वाग और विभूति से बना हुआ है वाग विभूति, क्योंकि यहां संधि हुई है दो शब्दों की, मिश्रण हुआ है, तो मिश्र से याद रखिएगा। यहां पर त्रिपाठी नहीं होगा। तो जब भी वाग विभूति आए तो इससे याद रखिएगा कि वाग और वाक धन विभूति मिलकर वाग विभूति बना है, अर्थात ये मिश्रण हुआ है, अर्थात ये मिश्र जी के द्वारा रचना है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सतसैया के दोहरे और जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अब ये तो सभी जानते होंगे कि यह जो पंक्ति है किस कवि की ओर संकेत करती है। तो किस कवि की ओर संकेत करती है? तो यहां पर बिहारी लाल, बिहारी लाल के प्रति जो है यह करती है। यहां एक शब्द आया है नावक। नावक का मतलब नाई नहीं होता है, ये इसका मतलब होता है बहेलिया। जो बहेलिया का तीर होता है वो बहुत छोटा सा होता है देखने में, और ये बड़े से बड़े जानवरों को भी गिरा देता है। क्यों? क्योंकि इसके तीर के अग्रभाग में जहर लगाया होता है, और वो जहां पर भी लगता है वहां पर उसको नस्ते नाबूद कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की टिप्पणी जो की है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बिहारी का जन्म कहां हुआ? देखिए वही सवाल यहां पर आ गया, बिहारी का जन्म समय क्या है? तो 1595 ईस्वी ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता। ठीक है, अगला सवाल। श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? ध्यान रखिए कि बिहारी की जो रचनाएं हैं उन बिहारी की रचनाओं को किसने किस भाषा में लिखा है, ये एक प्रश्न नोट कर लीजिए। पिछली बार भी पेपर में आया था, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। बिहारी की एक तो जो टीकाएं हैं और बिहारी की रचना को किसने किस भाषा में लिखा है, तो ये दो तीन चीज यहां पर आपको याद रखनी होगी कि किसका अनुवाद किसने किस भाषा में किया है। तो रचना क्या है? श्रृंगार सप्तशती। सप्तशती जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है। इससे आपको यह याद रखना है कि यह किस भाषा में लिखी गई होगी, तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई होगी। इतना तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि सप्तशती शब्द संस्कृत का है तो यह संस्कृत भाषा में हो। संस्कृत भाषा में वो किस प्रकार की भाषा है संस्कृत? तो संस्कृत भाषा किसकी भाषा है? देवों की भाषा है, और देव के जो शरण में रहता है उसको किसकी अनुभूति होती है? तो उसको परमानंद की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है जो ईश्वर के शरण में रहता है। तो बस ऐसे याद रखेंगे कि सप्तशती संस्कृत का शब्द है, यानी सा से सप्तशती, सा से संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत किसकी भाषा है? देवों की भाषा है, और देवों के अंदर जो रहता है, देवों के शरण में जो रहता है वो परमानंद को प्राप्त होता है। ठीक है, गुलदस्त बिहारी, गुलदस्त बिहारी। अब इस रचना को देखें,
तो गुलदस्त बिहारी में जो गुलदस्त शब्द है यह किस भाषा का है? उर्दू का है। किसका है? उर्दू का है। अब देखिए उर्दू भाषा जो जानते थे, फारसी जब वहां की भाषा थी, भारत में या उत्तर भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज थी, यानी कार्यालयी भाषा थी उर्दू। तब दरबार में उर्दू को लिखने के लिए किसको रखा जाता था? यानी उस समय के जो क्लर्क थे वो कौन होते थे? तो होते थे मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम। इसको बताएंगे, मुंशी देवी प्रसाद, देवी प्रसाद प्रीतम। ठीक है, तो यहां हमको कैसे याद रखना है कि देखिए ये उर्दू भाषा है। गुलदस्त शब्द किस भाषा का है? उर्दू भाषा का शब्द है। ठीक है, अब उस समय जो उर्दू लिखने वाले लोग होते थे उनको क्या कहा जाता था? मुंशी कहा जाता था। क्लर्क जो होते थे वो मुंशी कहे जाते थे। तो बाद में मुंशी का अलग अर्थ हो गया, तो देवी प्रसाद प्रीतम। तो कैसे याद रखेंगे? गुलदस्त उर्दू का शब्द है और उर्दू कौन लिखता था? मुंशी लोग लिखते थे। इस तरह से इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रख सकते हैं कि गुलदस्ता देकर लोग शायरी बोलते हैं उर्दू में। गुलदस्ता देकर लोग शायरी बोलते हैं उर्दू में, और किसको गुलदस्ता देते हैं? प्रीतम को देते हैं। तो ऐसे भी याद रखेंगे, तब भी याद रहेगा कि गुलदस्ता देकर उर्दू में शायरी बोलते हैं अपने प्रीतम को। इस तरह से भी याद रखेंगे और उस तरह से भी याद रखेंगे। कुल मिलाकर यह रचना पूछी जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। इसी तरीके से बिहारी की रचना का फिरंगे सतसई के नाम से, फिरंगे सतसई के नाम से अनुवाद किया गया फारसी भाषा में। किसमें किया गया? फारसी भाषा में फिरंगे सतसई के नाम से इसका अनुवाद किया गया। अब किसने अनुवाद किया? तो इसका अनुवाद किया आनंदीलाल ने। किसने किया? आनंदीलाल ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब ध्यान रखिए कि भारत में जब फारसी राजकाज की भाषा थी, भारत में जब फारसी राजकाज की भाषा थी, उसी समय भारत में फिरंगी लोग आए, यानी अंग्रेज लोग आए, और उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने सारा आनंद भारतवासियों का छीन लिया। तो कैसे याद रखेंगे? आनंदीलाल की रचना है फारसी भाषा में फिरंगे सतसई के नाम से, और किसकी कृति का अनुवाद है? तो बिहारी सतसई का अनुवाद है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये तीन रचनाएं जो हैं बिहारी सतसई पर, जो महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद रखना है किस भाषा में अनुदित हैं। चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 6। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और मुझे लगता है कि सभी लोग जो है इसका जवाब देंगे। चलिए बताइए। आप जानते हैं कि बिहारी पर शुक्ल जी बड़े प्रसन्न थे। बिहारी पर शुक्ल जी बड़े प्रसन्न थे, और उन्होंने ही यह दोहा मतलब यह कथन जो है इनके ऊपर कहा है। तो किसका कथन हो जाता है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसी तरीके से यह एक और, बिहारी का विरह वर्णन उत्कृष्ट है। एक कथन और पूछा जाता है, बिहारी का विरह वर्णन उत्कृष्ट। अब मैं आपको इस कथन का जो लेखक है उसके विषय में एक हिंट दूंगा, और आपको बताना होगा। इसके जो लेखक हैं वो तुलनात्मक आलोचना के जनक हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि इसके रचनाकार कौन है? तुलनात्मक आलोचना के जनक हैं। अब कमेंट करके बताइए। तो किसने दिया है? अमृता जी ने जवाब दिया है शर्मा। शर्मा, जी हां, एकदम सही जवाब है पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, ये इनका कथन है जो काफी महत्वपूर्ण है। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। बिहारी सतसई रसिकों के
अब ये काफी महत्वपूर्ण है। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। अब इस इस लाइन के जो रचनाकार हैं, इस पंक्ति के जो लेखक हैं, वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अगला सवाल, बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखा? अब ध्यान रखिएगा कि बिहारी सतसई पर जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, सारी की सारी टीकाएं आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, बिहारी के एक दत्तक पुत्र थे। उन्होंने मान लीजिए उनको गोद ले लिया था। उनका नाम था कृष्ण कवि। ठीक है, तो कृष्ण कवि थे और इन्होंने बिहारी रत्नाकर पर बिहारी पर एक टीका लिखा, बिहारी सतसई पर। क्या नाम था? कृष्ण लाल की टीका। क्या नाम था? कृष्ण लाल की टीका। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण टीका आती है, बिहारी बिहार। बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, अंबिका दत्त व्यास की है। नहीं, इतना तो महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन यह कई बार पूछा जाता है कि अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार जो रचना लिखा है, यह किस छंद में लिखा है? तो इसे याद रखिएगा, रोला छंद में। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे, इसको भी आपको बता देते हैं। देखिए, बिहारी लोग जो हैं वो बिहार में अंबिकापुर में रेला लगाए रहते हैं। यानी अंबिकापुर एक स्टेशन है बिहार में, जहां पर हमेशा रोला लगा होता है। किस चीज का? हमेशा ट्रेन में रोला लगा होता है। यानी रेल भी अगर इसको माने तब भी माने कि ऐसे हमेशा रेला लगा रहता है, और रोला भी माने तब भी। तो कैसे याद रखेंगे? वैसे अंबिकापुर मुझे याद आ रहा है कि ये छत्तीसगढ़ में कट गया है, पहले बिहार में था। तो बिहारी बिहार, बिहारी लोग बिहार करने के लिए जाते हैं अंबिकापुर, और वहां रोला लगा देते हैं। वहां क्या कर देते हैं? रोला लगा देते हैं, या वहां जाकर रोने लगते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा कि बिहारी लोग बिहार करने के लिए अंबिकापुर जाते हैं और वहां पर रोला करने लगते हैं या रोने लगते हैं। इस तरह से इसको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बिहारी रत्नाकर की बात करते हैं। बिहारी रत्नाकर बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका है, सबसे प्रामाणिक टीका है। और यह किसकी है? देखिए, हर एक बाबू का, हर एक बाबू का सोना, या हर एक सोना का बाबू क्या होता है? रत्न होता है। क्या होता है? रत्न होता है। कहते नहीं कि तू तो हीरा है, हीरा। यानी हर लोग अपने बाबू को क्या कहते हैं? रत्न कहते हैं। हाँ, तो ऐसे याद रखना है कि हर लोग अपने बाबू को क्या कहते हैं? कि तू तो हीरा है, और हीरा क्या है? एक प्रकार का रत्न है। तो ऐसे याद रखना है कि जो बाबू सोना, यानी बाबू का मतलब क्या नाम है? जगन्नाथ, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, तो बिहारी रत्नाकर जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो रत्नाकर यहां पर भी है और यहां पर भी रत्नाकर है, तो कोई कंफ्यूजन यहां पर आपको क्रिएट नहीं होगा, याद करने में आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। सही बात है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी एक जो रचना है लाल चंद्रिका के नाम से, वो लल्लू लाल की है। तो ला से लाल चंद्रिका और ला से लल्लू लाल, तो वहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला सवाल, बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान कौन है? देखिए, बिहारी और देव कौन बड़े हैं? बिहारी और देव में कौन बड़े हैं? इसको लेकर बड़ा विवाद चला। इसको लेकर बड़ा ही विवाद चला। और विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण क्या था? आप सब जानते होंगे। क्या कारण था, बताइए। बिहारी ने
नवरत्न निकाले और इन्होंने हिंदी नवरत्न पहली बार लिखा 1913 में। और उन्होंने हिंदी के 9 कवियों को जगह दिया। कौन कौन से कवि हैं उनके विषय में आपको बताते हैं। तो इसमें कवि जो आते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, इनकी उन्होंने रैंकिंग की पहले नंबर पर, यानी फर्स्ट रैंकिंग आई। दूसरे पाते हैं महात्मा सूरदास, सूरदास को सेकंड रैंक मिली। तीसरी रैंक मिलती है महाकवि देव की। चौथी रैंक मिलती है महाकवि बिहारी की। यह भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि किसने किसको महाकवि कहा है, यह भी याद रखना है। फिर इसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर त्रिपाठी बंधु। 5वें नंबर पर कौन आते हैं, वो आते हैं त्रिपाठी बंधु। और त्रिपाठी बंधुओं में कौन आते हैं, भूषण और मतिराम। भूषण और मतिराम आ जाते हैं। ठीक है। 6वें नंबर पर केशव को रखते हैं, केशव। 7वीं रैंकिंग पर रखते हैं कबीर दास। के लिए उन्होंने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है, महात्मा कबीर दास। 8वें नंबर पर आते हैं महाकवि चंद बरदाई, इनको रखते हैं। और 9वें नंबर पर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। क्या लिखते हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। इनका नाम जो एग्जैक्ट उन्होंने लिखा है वह भी आपको याद रखना होगा। तो जब पहली बार इन्होंने 1913 में यह काम किया कि भाई हिंदी के नवरत्न कौन से होंगे, बड़ी कठिनाई का काम था। तो यहीं से आलोचनात्मक प्रविधि की शुरुआत मानी जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ नंबर दिए, कुछ इन्होंने मानदंड अपनाया और उस मानदंड पे प्रत्येक कवि को नंबर दिया कि इन कवि को 2 नंबर इस आधार पर, इस कवि को 2 नंबर इस आधार पर। और इस तरह से सभी कवियों के नंबर को जोड़ा गया और फिर उस नंबर को जोड़ने के बाद उनकी रैंकिंग की गई। और जब उनकी रैंकिंग करते हैं तो इस रैंकिंग में ये 9 कवि आते हैं। लेकिन जब इन्होंने पहल बार इस रैंकिंग को जारी किया तो इस रैंकिंग में महात्मा कबीर दास नहीं थे। तो यह रैंकिंग कैसी थी, पहली रैंकिंग पर थे तुलसीदास, दूसरे पर सूरदास, तीसरे पर देव, चौथे पर बिहारी, 5वें पे भूषण, 6वें पे मतिराम। ठीक है, 5वें पे भूषण, 6वें पे मतिराम, 7वें पर केशव, 8वें पे चंदबरदाई और 9वें पर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। यानी जो पहली बार इन्होंने रैंकिंग की, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का रैंक दिया, तो उस रैंकिंग में सबसे पहले थे गोस्वामी तुलसीदास, फिर महात्मा सूरदास, फिर महाकवि देव, फिर महाकवि बिहारी, फिर भूषण, फिर मतिराम और फिर केशव, फिर महाकवि चंदबरदाई और अंत में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो इनको बड़ी आलोचना झेलनी पड़ी और उस आलोचना के बाद इन्होंने सोचा कि अब इसमें से किसी को बाहर निकालेंगे तब भी दिक्कत है। तो इन्होंने एक काम किया कि त्रिपाठी बंधु यानी भूषण और मतिराम सगे भाई हैं, तो इन्होंने इनको एक साथ कर दिया, यानी त्रिपाठी बंधु के नाम से 5वीं रैंक पर ही इनको सम्मिलित कर दिया। और जो एक रैंक खाली हुई 7वीं नंबर की, उसमें महात्मा कबीरदास को लाकर सेट कर दिया। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप याद रखिएगा।
अब यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूं जो यहीं से पूछी जाती है। वैसे मैंने एक बार क्लास में और आपसे बताया था, लेकिन आज चर्चा हो रही तो मैं फिर से बता देता हूं। यहां एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे हिंदी और नवरत्न के तहत ही। वो क्या प्रश्न बनता है? बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी और लघुत्रयी का। चलिए नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताने जा रहा हूं। तो हिंदी नवरत्न में सबसे पहले आता है साथियों बृहत्त्रयी का। बृहत्त्रयी का यानी जो सबसे बड़े 3 कवि हैं, तो तुलसी, सूर और देव। तुलसी, सूर और देव, इनको किस में रखा गया? बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा गया। फिर इसके बाद आते हैं मध्यत्रयी। मध्यत्रयी, और मध्यत्रयी में किसको रखा गया? मतिराम, मतिराम, चंद बरदाई और अच्छा 1 मिनट गड़बड़ हो गया। मध्यत्रयी में जो रखा गया, मैं मध्यत्रयी में जो रखा गया, बिहारी, भूषण और केशव को रखा गया। और फिर आते हैं लघुत्रयी। लघुत्रयी में सबसे छोटे कवियों को रखा गया, यानी मतिराम, मतिराम, चंद और हरिश्चंद्र। ठीक है, अब इसे आप जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। यानी जो 3 तरह का प्रश्न इसमें आपसे बन रहा है। अब अगर हिंदी नवरत्न से संबंधित कोई भी प्रश्न बने तो आप कभी भी इसको गलत न करें। 3 तरह का प्रश्न बना। एक ये बना कि बिहारी ने मिश्र बंधुओं ने सबसे पहले हिंदी नवरत्न में किन किन कवियों को रखा, फिर उसको अपडेट करने के बाद किन किन कवियों को रखा और किसकी रैंकिंग क्या दी। और तीसरा प्रश्न, उन 9 कवियों में लघुत्रयी, मध्यत्रयी और बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो लघुत्रयी में मतिराम, चंद और हरिश्चंद्र। कैसे याद रखेगा? तो एक छोटी सी ट्रिक है, उससे आप इसको चाहें तो याद कर सकते हैं। तो क्या है कि हरि की पूजा करने के लिए, हरि की पूजा करने के लिए मतिराम जो हैं वो चंद लगाते हैं। हरि की पूजा करने के लिए मतिराम चंद लगाते हैं, ये एक ट्रिक बना लीजिए। नहीं तो नहीं, इसमें कबीर नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया था, इस क्राइटेरिया में ये पुरानी जो लिस्ट थी, उस पुरानी लिस्ट के आधार पर इसको बनाया गया था। दूसरा क्या इसमें याद कैसे कि छोटे मतिराम, जिसकी मति राम के भरोसे वो छोटा कवि होगा, यानी लघु होगा। चंद बरदाई, अब इसको कैसे याद रखेंगे? बरदाई, बरदाई के मतलब बरदा, बरदा शब्द सुने हैं, बली बरदो। तो देखिए जैसे हमारे यहां की जो भाषा है वो कैसी है, वो ज्यादातर संस्कृत की ग्रामीण भाषा है। आप कहें गुरुजी कैसे? तो जो संस्कृत भाषा बोली जाती थी, वो जो हमारे यहां देशज भाषा बोली जाती है, उसी का तद्भव रूप देखने के लिए मिलता है। जैसे बली वर्दो, बैल के लिए बली वर्दो शब्द का प्रयोग किया जाता था। और आज भी गांव में बैल को क्या कहा जाता है? बरदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरदा। अब आपके यहां क्या कहा जाता होगा आप जानते होंगे, लेकिन मैं अवधि क्षेत्र में हूं तो वहां बरदा कहा जाता है। बैल के लिए बरदा शब्द का प्रयोग किया जाता है, बरदा। ऐसे आप देखें आपके यहां मूस शब्द प्रयोग किया जाता है, मूस और मुसुट्टी, मुसुट्टी, यह भी संस्कृत से ही प्रभावित है। यह भी किससे है? यह भी संस्कृत से ही प्रभावित है। आप देखिए तो मूषकः संस्कृत का शब्द था, गांव में मूस प्रयोग किया जाता है। मूषिका, मुसुट्टी, ये संस्कृत से प्रभावित है शब्द। तो बली बरदो यानी बरदा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जिसकी मति राम के भरोसे है,
वो भी छोटा लघु कवि होगा। जिसकी जो बरदा है वो भी छोटा कवि होगा। और हरिश्चंद्र सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे अंत में जन्म लेते हैं, यानी आधुनिक काल के एकमात्र कवि हैं, तो इसलिए ये लघुत्रयी में होंगे, मतलब छोटे कवि हैं। तो सबसे छोटे कवि हैं, इसलिए ये भी किस में आएंगे, ये आएंगे लघु में, छोटे हैं। बरदाई यानी जो बरदा है, बैल है, तो वो तो आएंगे ही लघु में। और मतीराम, जिसकी मतीराम के भरोसे, वो भी आएंगे लघु में ही। ठीक है, तो ये हो गया। मध्य में बिहारी भूषण और केशव, बिहारी भूषण और केशव, इसको याद रखेंगे तो तीनों कवि जो है मध्य के, ये रीतिकाल के हैं, ये आपको याद रखना है। तीनों कवि रीतिकाल के हैं। जैसे जो रीतिकाल है वैसे भी मध्य में आता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो रीतिकाल बीच में आता है। तो तीनों जो मध्य के कवि हैं वो रीतिकाल के होंगे, यानी बिहारी भी, भूषण भी और केशव भी। ठीक है, मध्य में। तो देखिए, भूषण मतलब आप अगर सुंदर नहीं है तो आभूषण अगर पहन लेते हैं तो आप मीडियम लगेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मस्कारा एकदम गोरा गोरा लगा लीजिए तो गोरे ही लगेंगे, आप मिड के ही लगेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, भूषण यानी आभूषण लगाने से आप मध्य में आएंगे। केशव यानी केश, अगर आप नकली बाल लगा लेते हैं, तो मुझे तो मालूम था कि बाल ही नकली लगाए जाते हैं, नाखून भी नकली लगाए जाते हैं। तो मैं पहले दिल्ली में जब यात्रा करता था मेट्रो में, देखता था यहां यहां तक के नाखून लड़कियों कैसे, तो लगता था वाह कितना ये सहेज के रखती होंगी बेचारी, कितना दुख दर्द झेलती होंगी, तब जाके इतना बड़ा बड़ा नाखून होता है। तो बाद में मालूम चला कि भाई नाखून नकली आते हैं, ऊपर से लगा लिए जाते हैं। अच्छा, तो केशव का मानी केश जो है, आभूषण, ये सारे काम, और बिहारी लोग जो हैं ये हमेशा मध्य में रहते हैं, ना ये बहुत अच्छे होंगे ना बहुत बुरे होंगे, बीच में रहेंगे। तो ऐसे याद रखना है कि केश आप नकली लगा लीजिए, आभूषण कर लीजिए, तो आप बहुत सुपर नहीं लगेंगे, मध्य में ही रहेंगे हमेशा। और बिहारी लोग हमेशा मध्य में ही रहते हैं, कभी आप उनको ऊंचे नीचे नहीं रखेंगे। तो ये तो हो गया मध्य वाला, मध्य त्रयी में बिहारी, भूषण और केशव, ऐसे याद रखेंगे। बृहत त्रयी, अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुलसी सबसे बड़े कवि हैं, तुलसी पहले नंबर पे आ गए। शूर सबसे बड़े कवि हैं, ये भी रहेंगे। अब इनका नाम ही देव है, तो इनको हम फर्स्ट और सेकंड में कैसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, यानी तुलसी, सूर और देव। ठीक है, तो तुलसी और सूर दोनों देव की ही पूजा करते थे, देव पर ही कविताएं लिखते थे, तो ये बृहत त्रयी में आ जाते हैं, सबसे पहले वाले में आ जाते हैं। भाई मेरे कोई मैम नहीं है और आपकी भी कोई मैम नहीं है, मैम को खोज रहा हूं, जैसे मिलेगा बताऊंगा। बाद में बहुत सारी चीजें मालूम चल जाती हैं। कुछ लोग का नेल ये होता है कि मान लीजिए टूट जाता है, गिर जाता है, तो उसको कई बार सामने से देखा कि उठा के सेट कर रहे हैं, गलती से गिर गया तो उसको फिर से सेट कर रहे हैं, या चिपकाए रहते, जो भी रहता है। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, बृहत त्रयी, मध्य त्रयी, लघु त्रयी, ये भी समझ में आ गया कि फर्स्ट रैंक पहले प्रकार से उन्होंने रैंकिंग किस प्रकार से किया था, सेकेंड बार रैंकिंग उन्होंने किस तरह से किया था, ये सारी चीजें इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का सवाल, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, भाषा की, क्यों गिर रहे हो, भाषा की समाहार शक्ति तथा कल्पना की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अब यहां पर कथन किसका है, ये आचार्य शुक्ल का है। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि यहां पर जो शब्द आ रहा है समाहार, देखिए कई बार पूछ लिया जाएगा कि ये जो शुक्ल जी ने कथन लिखा समाहार, यह किस संदर्भ में लिखा है। तो समाहार का मतलब होता है, कई अर्थ होते हैं, नोट कर लीजिएगा, संग्रह, समूह,
राशि, ढेर, मिलाप, संकुचन, संक्षेपण, संयोजन, एकत्रीकरण, ये सारे जो अर्थ होते हैं वह किसके होते हैं? समाहार के होते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी। अब यहां पर शुक्ल जी ने इस समाहार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, यह भी हमें समझना आवश्यक है। कल्पना की समाहार शक्ति यानी कवि जो जितना अधिक कल्पना करेगा, लेकिन समाहार शक्ति, संग्रह यानी जो कल्पना करके संग्रहित कर ले उसे, और उसे संक्षेपित रूप में, समाहार शक्ति जितनी अधिक यानी वो उसको संक्षेपित भी करे, संग्रह भी करे, और उसके बाद आगे के लिए भेज भी दे, यानी कविता में उसको संप्रेषित कर दे, लिख दे। तो यहां पर शुक्ल जी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अगला सवाल, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? बताइए। देखिए, चिंतामणि ने लिखा, सेनापति ने लिखा, केशवदास ने लिखा। चिंतामणि, सेनापति और केशवदास, इन सब ने लक्षण ग्रंथ लिखा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कोई नहीं लिखा, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत, और रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, बस काव्य शास्त्र के और लक्षण ग्रंथ के परिपाटी का अनुपालन किया। यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। इस कथन के प्रयोक्ता कौन है? तो आप जानते हैं कि ग्रियर्सन इनसे बहुत प्रभावित हो गए, और उन्होंने ही यह कथन लिखा है कि भाई हम तो पूरे यूरोप की बात करते हैं कि वहां पर यह ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, एक चीज और मैंने आपको बताया था कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं, याद रखिएगा। तो बिहारी सतसई में कुल 719 पद हैं। क्या है ये साथियों? 719 पद हैं, जिसमें 713 जो दोहे हैं और 6 क्या हैं? सोरठा हैं। एक चीज और यहां पर अंती है कि किस रचनाकार ने बिहारी सतसई पर बिहारी सतसई की टीका लिखा, और अपनी टीका में उन्होंने केवल 713 दोहों पर ही टीका लिखी है। ठीक है, कंफर्म है? तो 713 दोहे हैं, जिसमें 6 सोरठा हैं, और यह किसने किया है? ये भी है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्होंने केवल 713 दोहे पर ही अपनी टीका को लिखा है। तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो हैं पद्म सिंह शर्मा। अलंकार पंचाशिका की रचना किस कवि ने की? अलंकार पंचाशिका, तो इसके रचनाकार कौन हैं? तो मतिराम हैं। ठीक है, अलंकार पंचाशिका के रचनाकार कौन है? मतिराम है। तिकवापुर में 1617 में मतिराम का जन्म होता है। कहां होता है? फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, अलंकार निरूपण है इसमें, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार इत्यादि ग्रंथ इन्होंने लिखा है मतिराम। ठीक है, अलंकार पंचाशिका।
बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? महाराज का आश्रित कवि कौन था? यह भी कौन थे? तो बूंदी नरेश का भाव सिंह का जो आश्रित कवि था वो कौन था? यही थे। और इन्होंने ललित ललाम और सतसई, ललित ललाम और सतसई जो ग्रंथ लिखा वह बूंदी में लिखा है। कहां में लिखा? बूंदी में लिखा है। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? यहां ध्यान रखिएगा, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, तो इन तीनों में तो आपको दिख रहा है कि किसी व्यक्ति की प्रशस्ति से संबंधित कोई बात की गई ना? लेकिन शिवराज भूषण जो ग्रंथ है तो यह भूषण का लक्षण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तो यह भूषण का लक्षण ग्रंथ है। तो काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? आचार्य शुक्ल ने। देखिए, आचार्य शुक्ल पूरे रीतिकाल पर आलोचना करते हैं, घनानंद पे थोड़े से खुश दिखते हैं, और मुख्यतः रीतिकाल की व्याकरणिक त्रुटियों पर शुक्ल जी की विशेष नजर रहती है, भाषा पर विशेष नजर। भूषण किसके राजाभित कवि थे या राजश्रित कवि थे? भूषण किसके दरबार में रहते? तो ये छत्रसाल शिवाजी, जिसके ऊपर उन्होंने कई रचनाएं भी लिखी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया? काफी आसान सा सवाल है। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था? तो चित्रकूट के नरेश राजा सोलंकी ने इनको भूषण की उपाधि दिया था। किसने दिया था? भूषण की उपाधि। रीतिकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? यह भी आसान सा सवाल है। भूषण, भूषण की। ठीक है, अगला सवाल है, आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? यह भी बात उन्हीं के ऊपर है। तो भूषण को। रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय किसे है? तो यह भी आपके भूषण ही है। भूषण ने दरअसल जो काम किया, जो पूरी धारा थी वो श्रृंगार वाली थी, उसमें वीर रस का जो सम्मिश्रण किया वो भूषण ने किया। निम्न का मिलान कीजिए। देव, राग रत्नाकर, सुखदेव मिश्र वृत्त विचार, श्रीधर वर बधु विनोद, और कालिदास त्रिवेदी जंगनामा। ये आपको बताना है। अब देव की जो रचना है वो राग रत्नाकर है। सुखदेव मिश्र की वृत्त विचार, श्रीधर की जंगनामा, और कालिदास त्रिवेदी की वर बधु विनोद। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या कितनी है? आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या कितनी है? अब यहां बताना है आपको। 9, 8, 7 और
10 केशव के ग्रंथों की संख्या कितनी है? फटाफट बताइए, कमेंट करिए। देखिए सभी लोग जवाब देंगे। देखिए आप जब जवाब देते हैं और आपका जवाब गलत होता है तो आपके अंदर एक दुख आता है और उस दुख के कारण आपको ये गलत हुआ सवाल हमेशा के लिए याद हो जाता है। जो लोग कमेंट नहीं करते हैं वो दुखी नहीं होते हैं कि हमने तो जवाब ही नहीं दिया था, हम जवाब देते तो सही देते, और इस तरीके से उनका फिर सुधार नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं सबको यही सलाह देता हूं कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाए आपको जवाब जरूर देना चाहिए, ठीक है? चाहे गलत ही जवाब दें, जो भी जवाब आए आपको देना चाहिए। तो केशवदास के विषय में यह सवाल है कि से केशवदास की कितनी रचनाएं हैं जिस पर बात होती है। तो 23 का सी लोग बता रहे हैं, यानी 7 रचनाएं, ठीक है? 23 7/9, 23 का सी 7। चलिए, तो एक प्रश्न मैं हर एक सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे छोड़ता हूं। तो ये आज का सवाल क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, ठीक है? आपको जवाब देना होगा कमेंट में, इंतजार करके आराम से दीजिएगा। अगला सवाल, रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या है? तो देखिए रामचंद्रिका की जो रचना है ये आप जरूर याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछी गई है। रामचंद्रिका का समय क्या है? 1601, 1605, 1595 या 1610 ईस्वी? रामचंद्रिका, दरअसल रामचंद्रिका जो लिखी गई 1601 में लिखी गई। रसिक प्रिया 1591, कविप्रिया 1601, वीर सिंह देवचरित 1607, रतन बावनी 1607, चंद्रमाला 1607, नक्सिक 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जसचंद्रिका 1612 में लिखी गई। सॉरी, जहांगीर जसचंद्रिका 1612 में लिखी गई। अब हम बात करते हैं इनके रामचंद्रिका की। तो रामचंद्रिका में कुल 1717 छंद हैं और इसमें 39 प्रकाश हैं। कितने प्रकाश हैं? तो 1717 छंद हैं, 39 प्रकाश हैं और इसमें कुल 58 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 58 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? छंदों का वैविध्य किस रचना में है? तो रामचंद्रिका में है। केशव का जन्म कब हुआ? केशवदास का जन्म कब हुआ? दरअसल केशव का जन्म 1555 ईस्वी ओरछा बुंदेलखंड में होता है, लेकिन अलंकार परंपरा से होने के कारण शुक्ल जी रीतिकाल का प्रवर्तक इन्हें न मानकर चिंतामणि को मानते हैं। अगला सवाल, केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो वो जहांगीर के नाम से ही यह ग्रंथ है, जहांगीर जस चंद्रिका। केशव के किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? तो दरअसल ये तुलसीदास जी से मिलने गए थे। तुलसीदास जी इनको उतना महत्व नहीं देते हैं और उसी से नाराज होकर इन्होंने एक रात्रि में रामचंद्रिका नामक रचना लिखी, जो कि 1601 में लिखी गई है, जिसमें 39 प्रकाश हैं और 1717 पद हैं और 58 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कवि प्रिया को।
आचार्य शुक्ल ने उक्त वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? किस कवि को कहा है? केशवदास को, क्योंकि इन्होंने शब्दों के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया है। इन्होंने शब्दों के साथ क्या किया है? बहुत ही खिलवाड़ किया है, अपने तरह से शब्दों का प्रयोग किया है, इस वजह से। अगला सवाल, रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। तो मैंने आपको बताया था, पहले भी मैं रामचंद्रिका पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, जिसमें चर्चा हम लोगों ने किया था इसमें संवाद की दृष्टि से रामचंद्रिका जो है वो बहुत ही अच्छी है, यानी मंचन की दृष्टि से यह कृति उत्तम है। और जो सबसे महत्वपूर्ण संवाद है, अगर इन संवादों में भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा संवाद योजना इनकी ज्यादा अच्छी है, तो सबसे ज्यादा है अंगद रावण संवाद। अंगद और रावण का संवाद सबसे अनोखा है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भी है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दशरथ विश्वामित्र, दशरथ विश्वामित्र संवाद। सुमति विमति संवाद, सुमति और विमति का संवाद। विश्वामित्र जनक संवाद, विश्वामित्र और जनक संवाद। राम और सुपर्णखा संवाद। तो ये संवाद जो बहुत महत्वपूर्ण है, और यह रचना जो है, संवादों में क्या खासियत है? तो इन संवादों में नाटकीयता है। संवादों में भी क्या खास बात है? तो संवादों में नाटकीयता है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने नाटक के लिए संवाद लिखे हैं। ठीक है, संवादों में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। अगला सवाल, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया? तो यह तो आचार्य शुक्ल ने किया है। ठीक है, अगला सवाल, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? अब देखिए ध्यान से कि यह सवाल कई बार पूछा गया है पेपर में, लेकिन वास्तव में देखें तो इसका उत्तर यहां पर है ही नहीं है। ठीक है, ये जीआईसी में भी प्रश्न पूछा गया है, यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। तो जीआईसी पीजीटी में देखें 2009 में प्रश्न पूछा गया है, जबकि शुक्ल जी ने कहीं भी इन्हें कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा है। लेकिन अगर इस तरह का ऑप्शन रहे तो रामचंद्र शुक्ल ही लगाना है आपको। ठीक है, आपको यही लगाना है, जबकि यह बात शुक्ल जी ने नहीं कही है। शुक्ल जी ने केवल यह वाली बात कही है कि कवि हृदय नहीं मिला था। ठीक है, कविता कौमुदी में इस बात को कहा गया है। अगला, केशव ने कविप्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था, आपको मैंने पढ़ाया है, तो मैंने इस बात को आपको बताया था। कविप्रिया की रचना तो एक गणिका थी, राय प्रवीण। गणिका कौन थी? राय प्रवीण थी। तो राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए कविप्रिया की रचना की गई। कविप्रिया में 16 अध्याय हैं जिन्हें प्रभाव कहा गया।
और इसकी रचना भी 1601 में हुई है, यानी 16 प्रभाव हैं और इसकी रचना भी 1601 में की गई है। दरअसल राजा राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत की जो गणिका थी उनका नाम था राय प्रवीण। तो राय प्रवीण जो गणिका थी राजा इंद्रजीत की, उसको शिक्षा देने के लिए रचना लिखी गई। अब बड़ा प्रश्न है कि कविप्रिया का वर्ण विषय क्या था फिर। तो कविप्रिया जो रचना लिखी गई यह अलंकार विषयक रचना है। आपके यहां पूछा जाता है कौन सा ग्रंथ किसका निरूपण करता है, तो यह अलंकार विषयक ग्रंथ हो गया। ठीक है, अगला, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। केशव की काव्य कला। विज्ञान गीता किसकी कृति है? आप जानते हैं कि विज्ञान गीता भी इन्हीं की कृति है। किसकी? केशवदास की। 1610 में लिखी गई रचना है और यह प्रबोध चंद्रोदय के तर्ज पर लिखी गई रचना है। इसमें कुल 21 प्रभाव हैं। कितने प्रभाव? 21 प्रभाव हैं और 1684 छंद इसमें हैं। 1684 छंद में हैं। ठीक है, अगला, सेनापति का कवित्र रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? सेनापति का कवित्र रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ? तो भक्ति से संबंधित है। कुल इसमें 5 तरंग हैं और चौथे तरंग में राम भक्ति का वर्णन है और यह स्वयं को भी राम भक्त कवि कहते हैं। मतिराम की कृत वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? वृत्त कौमुदी, अब देखिए वृत्त लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। वृत्त का मतलब क्या हो गया? छंद हो गया। रामचंद्र भूषण के लेखक कौन है? रामचंद्र भूषण के, अब भूषण लगा हुआ है, इसका मतलब ये सीधे सीधे अलंकार विषय ग्रंथ हो, अर्थात गोप की रचना है। ठीक है, अलंकार पर आधारित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत स्थान दिया? तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि 1555 में तो ये जन्म लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये अलंकारवादी कवि होने के कारण शुक्ल जी इनको कहां पर स्थापित करते हैं? इनको भक्ति काल में स्थान देते। बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचकों, अभी भी हम लोगों ने बात किया था इस पे, लेकिन यह विवाद खड़ा किसने किया था? तो विवाद खड़ा होता है मिश्र बंधुओं के द्वारा। क्यों खड़ा होता है? क्योंकि जब ये हिंदी नौरत्न लिखते हैं तो इस प्रकार की समस्या आती है। देव का पूरा नाम क्या है? देव का पूरा नाम क्या है? देव का पूरा नाम था साथियों, आप सब जानते होंगे, देवदत्त। देव किस वर्ग के कवि हैं? देव किस वर्ग के कवि हैं? तो देव हैं रीतिबद्ध कवि। ठीक है, क्योंकि लक्षण भी लिखते हैं और उदाहरण भी लिखते हैं। देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो भाव विलास, भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, ये सारी विलास वाली जो रचनाएं इन्हीं की है। तो देव विलास करते हैं, ये मैंने ट्रिक से आपको याद कराया था। कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ? कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ? तो होता है इनका इटावा, उत्तर प्रदेश में। रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे? रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे? कौन लिखता है? देव ने। देव किस दृश्य से अधिक सफल रहे? देव किस दृश्य से
सबसे अधिक सफल रहे। तो ये कवि के रूप में अधिक सफल रहे, यानी जो लक्षण ग्रंथकार या आचार्य के रूप में नहीं सफल रहे उतना, ये कवि के रूप में अधिक सफल रहे। आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक प्रबंध काव्य है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पेड क्लास में, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है रीत काल के, वो आगे मैं आपको लिखाऊंगा। अगर आप सब भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, डी+बी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, बीपीएससी टीयर 4, डी+बी की कक्षाएं करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें केवल व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो आइए व्हाट्सएप करिए और हमसे जुड़िए। तो ये आचार्य देव के द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह प्रबंध काव्य है। अगला सवाल, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? मैं आपको इसके विषय में कई बार ट्रिक बता चुका हूं। सुजान से संबंधित जो ग्रंथ है कैसे आपको याद रखना है। तो सुजान के साथ जो विनोद करेगा, कौन करेंगे? देव करेंगे। सुजान के साथ विनोद कौन करेंगे? देव करेंगे। गुगली बुगली वर्कशॉप, ठीक है। सुजान का चरित कौन देखेगा? मैंने आपको बताया था, सुजान का चरित कौन देखेगा? तो सूदन देखेंगे। सूदन की रचना है सुजान चरित। सुजान का सार कौन बताएगा? जो बहुत घना होगा। सुजान का सार कौन बताएगा? तो घना नंद बताएंगे, ठीक है। सुजान के साथ विलास कौन करेगा? सुजान के साथ विलास कौन करेगा? जो दारू पिया होगा। दारू कौन पिया होगा? सोमनाथ। सोम का मतलब सोमरस। सोमनाथ यानी कोई दारू पी लेगा तो सुजान के साथ विलास करेगा। तो सुजान से संबंधित जो भी रचनाएं हैं इस तरह से आपको याद करनी। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो राइट आंसर है कृष्ण चरित। यह इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य। तो ये रहे 50 महत्वपूर्ण सवाल। सवाल कैसे लगे, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, इनकी व्याख्या कैसी लगी, कुल मिला के क्लास आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कल। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।